नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जेम्स मीड द्वारा सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति में निर्मित प्रस्ताव वक्रों के संबंध में। फ्रेंड्स, पिछली दो वीडियो लेक्चर श्रृंखलाओं में हमने जे.एस. मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत विस्तार से पढ़ा एवं समझा। हमने पढ़ा कि परंपरावादी जो व्यापार सिद्धांत है एडम स्मिथ और रिकार्डो के द्वारा प्रतिपादित, वह व्यापार की संरचना के संबंध में और दिशा के संबंध में तो विस्तार से बताता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कीमत या व्यापार की शर्तों के निर्धारण में यह सिद्धांत असमर्थ या असफल रहा। तुलनात्मक लागत सिद्धांत बाहरी सीमाएं कीमत की तो निर्धारित करता है जिसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। हमने पढ़ा व्यापार सिद्धांत में और प्रतिपूरक मांग सिद्धांत में कि दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो दोनों देशों का जो घरेलू कीमत अनुपात है वह लिमिट है या वह बाहरी सीमा है जिसके बियॉन्ड यानी जिसके बाहर व्यापार की शर्तों का निर्धारण नहीं हो सकता। दोनों देशों के घरेलू कीमत अनुपात की सीमाओं के भीतर ही कहीं व्यापार की शर्त या अंतर्राष्ट्रीय कीमत का निर्धारण होता है। तो जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उसने बाहरी सीमाएं तो निर्धारित की जिसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद रूप से हो सकता है, लेकिन यह नहीं बताया कि इन सीमाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वास्तव में किस बिंदु पर होगा। तो प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री जे.एस. मिल ने इस प्रश्न का उत्तर प्रदान किया। हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत विस्तार से समझा। इस सिद्धांत में हमने पढ़ा दोस्तों कि मिल कहते हैं कि दो देशों के मध्य आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का कीमत अनुपात यानी कि व्यापारिक शर्तों का निर्धारण प्रतिपूरक मांग के द्वारा होता है। प्रतिपूरक मांग प्रत्येक देश की सौदेबाजी की क्षमता पर निर्भर करती है और जो सौदेबाजी की क्षमता है वह एक देश की अन्य देश की वस्तुओं के लिए मांग की तीव्रता तथा मांग की लोच द्वारा निर्धारित होती है। इस सिद्धांत पर हम विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल तथा एजवर्थ ने जे.एस. मिल का जो प्रतिपूरक मांग सिद्धांत है उसको प्रस्ताव वक्र के माध्यम से व्यक्त किया। तो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में ये चर्चा की कि प्रस्ताव वक्र क्या होता है और स्थिर कीमतों के साथ इसका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसमें हमने पढ़ा कि प्रस्ताव वक्र किसी देश का प्रत्येक संभावित मूल्य अनुपात पर प्रस्तावित निर्यात और आयात की मात्राओं के संयोगों को दर्शाने वाला वक्र है। यानी ये आयात निर्यात की उन मात्राओं को बताता है जिनके बीच में एक देश तटस्थ रहता है। यानी प्रस्ताव वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कोई देश व्यापार करने को तैयार या प्रस्तुत होगा। फ्रेंड्स, मार्शल और एजवर्थ द्वारा जो निर्मित प्रस्ताव वक्र हमने समझे या पढ़े, उनका निरूपण मार्शल एजवर्थ ने स्थिर कीमतों के आधार पर किया था और मार्शल और एजवर्थ का जो विश्लेषण है यह आंशिक साम्य संतुलन विधि पर आधारित था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेम्स मीड, जिनको कि बाद में बर्टिल ओहलन के साथ अपने
अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उन्होंने सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति के अंतर्गत प्रस्ताव वक्रों का निरूपण या निर्माण किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति के अंतर्गत जेम्स मीड के द्वारा निरूपित प्रस्ताव वक्रों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, जेम्स मीड के द्वारा जो डिराइव्ड या व्युत्पन्न प्रस्ताव वक्रों का अध्ययन करने से पहले यह समझना अति आवश्यक है कि सामान्य साम्य संतुलन क्या होता है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में सामान्य साम्य संतुलन वह स्थिति है जिसमें दोनों व्यापारिक सहभागी देशों में उत्पादन, उपभोग तथा व्यापार में संतुलन की स्थिति हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति में दोनों देशों में यानी दोनों व्यापारिक सहभागी देशों में उत्पादन के क्षेत्र में भी संतुलन होना चाहिए। उत्पादन के क्षेत्र में संतुलन कब होता है? जब किसी देश का उत्पादन संभावना वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कीमत है या व्यापार की शर्त है, वो जो भी निर्धारित हुई है वह दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। तो ए देश के उत्पादन संभावना वक्र को अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा स्पर्श करेगी तो ए देश में उत्पादन के क्षेत्र में संतुलन की स्थिति होगी, और बी देश के उत्पादन संभावना वक्र को भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा या व्यापार की शर्त यदि स्पर्श करती है तो बी देश में भी उत्पादन के क्षेत्र में संतुलन की स्थिति होगी। इसी प्रकार से उपभोग के क्षेत्र में संतुलन कब होता है? हमने तटस्थ वक्र विश्लेषण में पढ़ा हुआ है कि जब इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है तो उपभोग के क्षेत्र में साम्य या संतुलन की स्थिति होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में फ्रेंड्स, हम व्यक्तिगत उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र का अध्ययन या विश्लेषण नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पर हम समुदाय अधिमान वक्र इस्तेमाल करते हैं। तो समुदाय अधिमान वक्र जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा को स्पर्श करेगा ए देश का, तो ए देश में उपभोग के क्षेत्र में संतुलन होगा, और जब बी देश का समुदाय अधिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करेगा तो बी देश में भी उपभोग के क्षेत्र में संतुलन की स्थिति होगी। और हमने प्रस्ताव वक्र पढ़े, तो प्रस्ताव वक्र ए देश के लिए उन सब बिंदुओं को बताते हैं जिस पे ए देश व्यापार करने को प्रस्तुत है, और बी देश का जो प्रस्ताव वक्र है वह उन बिंदुओं को बताता है जिस पर कि बी देश व्यापार करने को प्रस्तुत है। तो जिस बिंदु पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं वह व्यापार के क्षेत्र में संतुलन की स्थिति होती है, और इस बिंदु पर व्यापार की शर्तों का निर्धारण होता है। और इस व्यापार की शर्त और कीमत रेखा पर यदि दोनों ही देशों में उत्पादन तथा उपभोग के क्षेत्र में भी संतुलन की या साम्य की स्थिति है तो इस स्थिति को फिर हम सामान्य साम्य संतुलन कहते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि सामान्य साम्य संतुलन वह स्थिति है जिसमें कि दोनों व्यापारिक सहभागी देशों, हमारे उदाहरण में हमने दो देश ए और बी लिए हैं, तो ए देश में भी और बी देश में भी उपभोग के क्षेत्र में भी संतुलन है और उत्पादन में भी, साथ ही साथ व्यापार में भी दोनों देश परस्पर सहमत हैं और संतुलन की स्थिति है। अब यह जो सामान्य साम्य संतुलन है यह हम आगामी वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में हम पढ़ेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक समझने के लिए मीड का विश्लेषण, थोड़ा सा इसके बारे में जानना आवश्यक था जो मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों, जेम्स मीड ने सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति में प्रस्ताव वक्र किस प्रकार से हम निर्मित कर सकते हैं यह हमको बताया। तो मीड ने अपने विश्लेषण में
अध्ययन के लिए या विश्लेषण के लिए एक नए उपकरण का प्रयोग किया, जिसको हम व्यापार उदासीनता वक्र कहते हैं। तो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व या व्यापार उदासीनता वक्र, ये नया कॉन्सेप्ट या नया टूल ऑफ एनालिसिस जेम्स मीड ने इजाद किया अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये जो व्यापार उदासीनता वक्र है जेम्स मीड के द्वारा निरूपित, यह उत्पादन संभावना वक्र तथा समुदाय अधिमान वक्र यानी कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, इन दोनों की सहायता से व्युत्पन्न या निर्मित किया गया। दोस्तों, एक तथ्य जो कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, जो व्यापार उदासीनता वक्र यानी कि ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है, यह एक डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न वक्र है। और ये किससे व्युत्पन्न हुआ है? यह उत्पादन संभावना वक्र तथा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, समुदाय अधिमान वक्र, इन दोनों की सहायता से व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड या निरूपित वक्र है। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि व्यापार उदासीनता वक्र क्या हैं तथा इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, व्यापार उदासीनता वक्र की अवधारणा प्रारंभ में W. लियोन्टिफ और A.P. लर्नर जैसे अर्थशास्त्रियों के द्वारा विकसित की गई। बाद में जेम्स मीड ने 1952 में पुस्तक लिखी अ ज्योमेट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस पुस्तक में इस अवधारणा को जेम्स मीड ने लोकप्रिय किया। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम के माध्यम से डेराइव्ड ऑफर कर्व्स हैं, वो मीड के नाम के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। व्यापार उदासीनता वक्र बताता है कि आय के एक विशेष स्तर को देखते हुए व्यापार की कौन सी शर्त किसी दूसरे देश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के संबंध में ना तो बेहतर होगी और ना ही अधिक खराब होगी। व्यापार उदासीनता वक्र व्यापार के ऐसे संयोगों को बताता है जो एक देश के द्वारा समान रूप से पसंद किए जाते हैं और इसलिए यह उनके संबंध में उदासीन होता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो पहले भी हम इस तरीके के कई टूल्स ऑफ एनालिसिस यानी उपकरण के विश्लेषण पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व्स, आइसोक्वांट आदि। तो जैसे इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर x और y के वो संयोग हमको मिलते हैं जिनके बीच में हमको समान संतुष्टि मिलती है या जिनके लिए उपभोक्ता उदासीन होता है। इसी प्रकार से जो आइसोक्वांट है यानी समुत्पत्ति वक्र, वो लेबर और कैपिटल के यानी कि दो साधनों के उन संयोगों को बताता है जिनके बीच में एक फर्म उदासीन है, क्योंकि ये लेबर और कैपिटल के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बता रहा है जो कि समान उत्पादन प्रदान करते हैं। तो जो व्यापार उदासीनता वक्र है वो भी इसी प्रकार का एक टूल ऑफ एनालिसिस यानी कि आर्थिक विश्लेषण का एक उपकरण है। तो जो व्यापार उदासीनता वक्र है वो आयात और निर्यात के उन संयोगों को बताता है जिनके बीच में एक देश उदासीन है। तो व्यापार से इसके प्रत्येक बिंदु पर समान कल्याण की या संतुष्टि की प्राप्ति किसी देश को होती है। तो जो व्यापार उदासीनता वक्र है ये आयात के और निर्यात के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, उन विभिन्न संयोगों को मिलाने वाला पथ या लोकस है जिनके बीच में एक देश इंडिफरेंट रहता है या उदासीन रहता है। फ्रेंड्स, हम उत्पादन संभावना वक्र और जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है उसकी सहायता से इसको निरूपित करते हैं। तो दिए गए प्रत्येक उत्पादन संभावना वक्र के साथ एक
ट्रेड इंडिफरेंस कर्व यानी कि व्यापार अधिमान वक्र भी निर्मित होगा। यदि हमारा जो भी एग्जिस्टिंग यानी कि विद्यमान उत्पादन संभावना वक्र है उसके साथ में एक व्यापार अधिमान वक्र होगा। यदि हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो बढ़ जाता है, उसकी संभावना सीमा बढ़ जाती है या उत्पादन संभावना सीमा कम हो जाती है, तो जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है वो भी इसके साथ साथ बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा। दोस्तों, व्यापार उदासीनता वक्र की जो अवधारणा है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसा कि हम क्लासिकल मॉडल में पहले से पढ़ते चले आए हैं, हमारे उदाहरण में दो व्यापारिक सहभागी देश हैं ए और बी। इसी प्रकार से दो व्यापारिक वस्तुएं हमने अपने उदाहरण में ली हैं एक्स और वाई। हमारे जो उदाहरण है उसमें हमने यह माना है कि ए देश एक्स वस्तु का तथा बी देश वाई वस्तु का निर्यात करता है। और फिर आयात के क्षेत्र में फ्रेंड्स इसका उल्टा होगा। ए देश यदि एक्स का निर्यात कर रहा है तो वाई का आयात करेगा, और बी देश वाई का यदि निर्यात कर रहा है तो वह ए से एक्स वस्तु का आयात करेगा। दोनों देशों में ही बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। हम जानते हैं कि सभी क्लासिकल और जो नियो क्लासिकल मॉडल्स हैं उनकी ये एक आवश्यक मान्यता है। अर्थव्यवस्था में आंतरिक तथा बाहरी मितव्ययताओं का अभाव है, तो किसी भी प्रकार की इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स नहीं पाई जाती, ऐसा जेम्स मीड के इस मॉडल की मान्यता है। फिर मीड कहते हैं कि कीमतों में लचीलापन है, यानी प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि संसाधनों को पूर्ण रोजगार की ओर ले जा सकती है। तो कीमतों में लचीलेपन की मान्यता को जेम्स मीड ने अपने मॉडल में स्वीकार किया है। फिर एक मान्यता इस मॉडल की है, प्रत्येक देश में व्यक्तियों की रुचियां तथा प्राथमिकताएं समान हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में जो इंडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र पढ़ते हैं वो किसी व्यक्ति के लिए निर्मित होता है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनका स्वभाव अलग अलग होता है, तो सभी व्यक्तियों की जो रुचियां और प्राथमिकता हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए जो उदासीनता वक्र लागू होता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा, और उदासीनता वक्रों को जोड़ना भी संभव नहीं है। तो ऐसे में किसी एक देश के लिए जब हम इंडिफरेंस कर्व या अधिमान वक्र, उदासीनता वक्र बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो ज़्यादातर सिद्धांत हैं उनमें यह मान्यता ली जाती है कि एक देश के जो सभी उपभोक्ता हैं उनकी मांग और जो रुचि है वो लगभग एक समान है। तो एक व्यक्ति के ऊपर जो समुदाय अधिमान वक्र लागू होता है वो सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। तो हम एक जैसी चॉइस के कारण एक इंडिफरेंस कर्व को पूरी कम्युनिटी का यानी पूरे देश का अधिमान वक्र मान सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है जिसके आधार पर हमने समुदाय अधिमान वक्र की जो अवधारणा है उसको विकसित किया है। तो जो सामुदायिक उदासीनता वक्र है वह व्यक्तिगत उदासीनता वक्र से ही व्युत्पन्न किया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक और जो मान्यता है, ह्रासमान उत्पादन या वृद्धिशील लागतों के कारण उत्पादन संभावना वक्र एक ऋणात्मक ढलान वाला मूल बिंदु से उन्नतोदर वक्र है। तो फ्रेंड्स, जेम्स मीड ने अपने विश्लेषण में डिमिनिशिंग रिटर्न्स की यानी ह्रासमान उत्पादन नियम की मान्यता को लिया है। जब हम ह्रासमान उत्पादन की मान्यता लागू होगी यानी कि इंक्रीजिंग कॉस्ट या वृद्धिशील लागतों की मान्यता लागू होगी, तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वह मूल बिंदु से ऊपर की ओर उठा हुआ एक ऋणात्मक ढलान वाला वक्र होगा। कॉन्केव टू ओरिजिन नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है हमारा उत्पादन संभावना
वक्र। सामान्यतया हम जो उत्पादन संभावना वक्र पढ़ते हैं वो इसी प्रकार का होता है। हम स्थिर लागतों वाला या जो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन उत्पादन संभावना वक्र है उसको इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, अब हम इस चित्र के माध्यम से ए देश के लिए व्यापार अधिमान वक्र किस प्रकार से निर्मित किए गए हैं यह समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह ए कंट्री के लिए बनाया गया डायग्राम है। इसमें हमने ग्राफ के चारों क्वाड्रेंट्स जो होते हैं, चतुर्थांश, वो यूज़ किए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स वस्तु को और वाई अक्ष पर हमने वाई वस्तु को मापा है। 0 से एक्स की तरफ और 0 से वाई की ओर। ये वाला जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें ए देश का हमने जो उत्पादन संभावना वक्र बनाया है वह उसका घरेलू उत्पादन और उपभोग दर्शा रहा है। एक्स वस्तु का ए देश निर्यात करेगा, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें इसका प्रोडक्शन ब्लॉक का जो हिस्सा आया हुआ है यह ए देश के निर्यात को बताता है, और जो ए देश है वह वाई वस्तु का आयात करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं P1 से लेकर के P। ये जो आपको उत्पादन संभावना वक्र दिखाई दे रहा है O P1 P, यह ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है। O इसका मूल बिंदु है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह देश अपने समस्त साधन यदि वाई वस्तु के उत्पादन में लगाए तो यह OP1 मात्रा में वाई वस्तु, और यदि समस्त साधन एक्स वस्तु के उत्पादन में लगाए तो OP मात्रा में एक्स वस्तु का उत्पादन कर सकता है, या फिर इन दोनों के बीच के कोई कॉम्बिनेशन उत्पादित कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश में यदि व्यापार नहीं होता तो देश अपनी घरेलू मांग के अनुरूप ही उत्पादन करना चाहेगा, और एक देश की घरेलू मांग और प्राथमिकताओं को बताने वाला जो वक्र है वह यहाँ पर हमने दर्शाया है। ये जो ब्लू कलर के हमने कर्व्स बनाए हैं इनके माध्यम से। तो IA1, IA2 और उसके बाद में IA3, यह ए देश का समुदाय अधिमान वक्र मानचित्र है। तो ये 1 नंबर का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा, और उसके बाद ये तीसरा। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊंचे 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 जो उदासीनता वक्र हैं, अधिमान वक्र हैं, वह कल्याण का बढ़ता हुआ स्तर बताते हैं। तो कोई भी जो देश है वह सर्वोच्च संभव उदासीनता वक्र पर उपभोग करना चाहेगा, लेकिन ए देश की जो उत्पादन संभावना सीमा है अधिकतम, वो ये ग्रीन कलर की लाइन यानी उत्पादन संभावना वक्र है। तो इस रेखा से ऊपर बाहर उत्पादन ए देश नहीं कर सकता। तो इसको स्पर्श करने वाला जो सर्वोच्च कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो है IA1, ये ब्लू वाली लाइन, जो कि R बिंदु पर ए देश के उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श कर रहा है। तो अगर व्यापार नहीं होता तो उस स्थिति में ए देश का जो उत्पादन का बिंदु भी R पर होगा और उपभोग का भी R पर होगा। मांग को दर्शाने वाला IA1 वक्र है, उत्पादन को दर्शाने वाला P1 वक्र है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर उत्पादन किया जाएगा, तो मांग के अनुरूप उत्पादन हो रहा है। अब मान लीजिए ए देश के संसाधन यही हैं और इससे OP
X और OP1 Y मात्रा में Y वस्तु का उत्पादन ही हो सकता है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा जो कल्याण का स्तर है ए देश का, उसमें भी कोई परिवर्तन ना हो, यानी ए देश का जो वेलफेयर है उसमें ना तो कमी होनी चाहिए ना ही वृद्धि। तो इसका मतलब ए देश का जो कंजम्पशन का पॉइंट है वो इससे हटना नहीं चाहिए। तो अब अगर ए देश बी देश के साथ व्यापार करता है तो क्या होगा? इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया, ये जो उत्पादन संभावना वक्र है इसको, ये जो समुदाय अधिमान वक्र है इसके साथ साथ स्लाइड किया। मान लीजिए आपने कागज से ये हिस्सा काट लिया, OP1P, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको PO ब्लॉक, इसको अगर आपने काट लिया कागज पर और फिर इसको इस IA1 कर्व के साथ साथ ऊपर और नीचे स्लाइड किया इस प्रकार से कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। तो दोस्तों हमने इस PO प्रोडक्शन बॉक्स को आप ये अज्यूम कीजिए कि यहाँ से खिसका कर ऊपर रख दिया इस प्रकार से कि ये अभी भी IA1 समुदाय अधिमान वक्र को स्पर्श कर रहा है। तो अब इसका मूल बिंदु जो है वो O से शिफ्ट होकर OA1 हो जाएगा। तो अब नया जो प्रोडक्शन ब्लॉक हमने शिफ्ट किया O1 P2 P3, जो कि बिल्कुल आकार में पहले वाले उत्पादन संभावना वक्र के समान ही है। तो दोस्तों इस उत्पादन संभावना वक्र का कुछ हिस्सा अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, जो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ए देश के निर्यात को दर्शा रहा है। तो दोस्तों O1 से लेकर के और यहाँ तक का जो हिस्सा है वो ए देश का अब निर्यात है, और यहाँ से लेकर के P3 तक का हिस्सा जो है वह ए देश का घरेलू उपभोग है X वस्तु का। और उपयोगिता का जो स्तर है पहले उत्पादन और उपभोग R बिंदु तक पर था और अब उत्पादन और उपभोग शिफ्ट होकर हो गया R1 बिंदु पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि R बिंदु भी IA1 इंडिफरेंस कर्व पर आ रहा है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर, और R1 बिंदु पर R1 बिंदु भी इसी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर पड़ रहा है। तो ए देश के जो वेलफेयर का लेवल है, कल्याण का स्तर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये वाला जो प्रोडक्शन ब्लॉक है OP1P तथा O1P2P3, दोनों जो प्रोडक्शन ब्लॉक हैं वो समान मात्रा में उपभोग को दर्शाते हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को समान जीवन स्तर प्राप्त होता है और उनके कल्याण में या उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो दोस्तों इनके जो मूल बिंदु हैं, इस मूल बिंदु पर भी उपभोक्ताओं को वही संतुष्टि मिल रही है और इस मूल बिंदु पर यदि उत्पादन ब्लॉक है तब भी उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि मिल रही है। तो इस प्रकार से इन दोनों जो मूल बिंदुओं को मिलाने वाला जो कर्व है, इसी को, जिसको कि हमने यहाँ पे T के द्वारा दर्शाया है, मीड ने व्यापार उदासीनता वक्र यानी ट्रेड इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया है। यहाँ पर हमने ये कर्व दिखाया है TICA, ये ए देश का ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है। तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, OP1P ए देश का प्रोडक्शन ब्लॉक है, ये IA1, IA2 और IA3 ये तीनों ए देश के कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व हैं। तीनों को मिलाकर हमने कम्युनिटी इंडिफरेंस मैप बनाया है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे, कल्याण का, वेलफेयर का या उपयोगिता का बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त होगा। देश सबसे ऊंचे संभव इंडिफरेंस कर्व पर उपभोग करना चाहता है,
तो सबसे ऊंचा संभव इंडिफरेंस कर्व IA1 ही है, क्योंकि यह उत्पादन संभावना वक्र को R पर टेंजेंट करता है। तो जो R बिंदु है वह संतुलन का बिंदु है। तो A देश व्यापार ना करने की स्थिति में R पर उत्पादन करेगा घरेलू मांग के अनुरूप। लेकिन यदि व्यापार करें तो इसका जो उत्पादन संभावना ब्लॉक है उसको हम IA1 कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के साथ साथ इसके अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। तो हमने एक ब्लॉक को स्लाइड किया, इसमें A जो देश है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मात्रा में X वस्तु का निर्यात कर रहा है। लेकिन अब जो नया प्रोडक्शन ब्लॉक हमने बनाया है जो कि समान उत्पादन को दर्शा रहा है, लेकिन इसमें जो कल्याण का स्तर है यानी संतुलन का स्तर है उत्पादन और उपभोग का, वो R से शिफ्ट होकर R1 हो गया। अभी भी चूंकि हम पुराने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर ही कंजम्पशन कर रहे हैं, तो जो वेलफेयर का लेवल है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन मूल उत्पादन का जो लेवल है वो R से R1 आ गया, मूल बिंदु O से O1 आ गया। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं ये समान वेलफेयर लेवल को दर्शा रही हैं, जिनके बीच में A देश इंडिफरेंट है यानी कि तटस्थ या उदासीन है। तो इन मूल बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र है उसको जेम्स मीड ने ट्रेड इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया है, जिसको यहाँ पर हमने TICA के नाम से दर्शाया है। तो दोस्तों, विश्वास है कि आपको ये विश्लेषण समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका विस्तृत विवरण मैंने आपके लिए लिखा है, जिसको पढ़कर आप इसको समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चल के इसको थोड़ा सा समझा। मैंने आपको जैसा कि बताया कि व्यापार उदासीनता वक्र को उत्पादन संभावना वक्र और समुदाय उदासीनता वक्र की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स वस्तु को मापा था और वाई एक्सिस पर वाई वस्तु को। ए देश एक्स वस्तु का निर्यात और वाई का आयात करता है, बी देश वाई का निर्यात और एक्स का आयात करता है। IA1, IA2 और IA3 हमने 3 कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बनाए थे। PP1 उत्पादन संभावना वक्र है, POP1 यानी P0 उत्पादन ब्लॉक है, इसको हमने R बिंदु पर यह है उदासीनता वक्र को स्पर्श करता है, तो यह R बिंदु संतुलन का बिंदु है। इसके बाद में इस ब्लॉक को हमने उदासीनता वक्र के साथ साथ खिसकाया, तो उसका मूल बिंदु O से शिफ्ट होकर O1 हो गया। फ्रेंड्स, अब A देश के उत्पादन में उत्पादन संभावना वक्र R1 बिंदु पर समुदाय उदासीनता वक्र I1 को स्पर्श कर रहा है। तो अब जो संतुलन बिंदु है वो R1 है, जहां पर उत्पादन संभावना वक्र और समुदाय अधिमान वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो मांग और उत्पादन दोनों यहाँ पर एक समान है। अब जो मूल बिंदु था वो O से शिफ्ट होकर O1 हो गया। तो इन दोनों मूल बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र हमने बनाया है TICA यानी कि ट्रेड इंडिफरेंस कर्व A, यह व्यापार उदासीनता वक्र है। जितने हमने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं यानी समुदाय अधिमान वक्र, उन सबके साथ साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि संबंधित ट्रेड इंडिफरेंस कर्व भी होगा। जैसे जैसे उत्पादन का जो स्तर है वो बढ़ेगा और हम ऊंचे उपभोग के स्तर पर जाएंगे, हमारा जो व्यापार अधिमान वक्र है वो भी ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, जो व्यापार उदासीनता वक्र है उसका जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है। तो ये जो प्रक्रिया मैंने आपको चित्र में समझाई, इसके आधार पर समुदाय उदासीनता वक्र IA2 और IA3 के अनुरूप व्यापार उदासीनता वक्र निर्मित किए जा सकते हैं। व्यापार उदासीनता वक्र के जो प्रत्येक बिंदु पर किसी देश को व्यापार से एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो
जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है, इसके किसी भी बिंदु पर जो एक देश है वो व्यापार में तटस्थ या उदासीन स्थिति में रहता है, क्योंकि इसको व्यापार से एक समान संतुष्टि की इसमें प्राप्ति हो रही है। तो व्यापार उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर देश दूसरे देश से व्यापार की स्थिति के बीच में उदासीन होगा। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी ऊंचे उदासीनता वक्र पर, व्यापार से देश को अधिक कल्याण की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अभी हमने ए देश के लिए हम ट्रेड इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से व्युत्पन्न करेंगे, डिराइव करेंगे, ये हमने समझा। अब इसी प्रकार से जैसे कि हमने ए देश के लिए ट्रेड इंडिफरेंस कर्व बनाया है, हम बी देश का भी ट्रेड इंडिफरेंस मैप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इसका जो ब्लॉक हम बनाएंगे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा बी देश का। अब इसको हम चित्र 2 में समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, चित्र 2 में हमने बी देश के लिए व्यापार अधिमान वक्र किस प्रकार से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, निरूपित किए जा सकते हैं, इसको दर्शाया है। बिल्कुल चित्र 1 जैसा ही ये डायग्राम है। इसमें हमने जो बी कंट्री है उसका जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ब्लॉक है, यानी घरेलू जो उसका उत्पादन और उपभोग है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाया है। तो P1 ए देश का उत्पादन ब्लॉक है। तो O P मात्रा में ए देश X वस्तु का और OP1 मात्रा में Y वस्तु का उत्पादन कर सकता है अपने समस्त साधनों से। IB1, IB2 और IB3 ये तीनों हमने ए देश के कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व यानी समुदाय अधिमान वक्र बनाए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पर सर्वोच्च संभव समुदाय अधिमान वक्र उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करता है, वह उत्पादन और उपभोग का संतुलन बिंदु होता है व्यापार नहीं होने की स्थिति में। तो आर बी देश के लिए घरेलू मांग के अनुसार उत्पादन का संतुलन बिंदु है। तो आर बिंदु पर उत्पादन होगा और इतना ही उपभोग भी होगा। लेकिन यदि व्यापार होता है तो जो बी देश है वो वाई वस्तु का निर्यात करेगा और एक्स वस्तु का आयात करेगा। तो दोस्तों, अब हम वापस से वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो हमने प्रथम चित्र में अपनाई थी। मान लीजिए ये हमने कागज पर चित्र बनाया है, तो ये वाला जो प्रोडक्शन ब्लॉक है PO, यानी मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक, और ये अगर हम बिल्कुल इस तरीके से कैंची या ब्लेड से काट लें और इसका जो दिशा है उसको हम बिल्कुल भी परिवर्तित ना करें और इसको, ये जो हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, इसके साथ साथ स्लाइड करें, तो हमने इसको यहाँ समझ लीजिए कि इस प्रोडक्शन ब्लॉक PO को यहाँ से खिसकाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया। बिल्कुल सेम साइज का वो प्रोडक्शन ब्लॉक है और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के अब ये दूसरे बिंदु पर R1 पर स्पर्श कर रहा है। तो अब उत्पादन R1 बिंदु पर होगा और उपभोग भी R1 बिंदु पर होगा। लेकिन R बिंदु से जब हम R1 बिंदु पर गए हैं तो उपभोग का जो बिंदु है वो पुराने वाले ही समुदाय अधिमान वक्र यानी तटस्थता वक्र पर है। तो इसका मतलब उपयोगिता या कल्याण के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन फर्क बस क्या पड़ गया कि जो बी कंट्री है वो अब व्यापार कर रहा है और यह यहाँ से लेकर के P3 मात्रा में, ये जो डिफरेंस है, इतनी मात्रा में X वस्तु का आयात कर रहा है। अगर हम इस प्रोडक्शन ब्लॉक को काट के वापस से नीचे की तरफ स्लाइड करें तो जो नीचे का हिस्सा होगा, यहाँ इस प्रोडक्शन ब्लॉक को हम यहाँ ले जाएं इसी के अलोंग, इस प्रकार से। मैं जैसे अगर आपको पॉइंटर लेकर इससे बताऊं, मान लीजिए, एक मिनट, पेन से मान लीजिए इस प्रोडक्शन ब्लॉक को हम बिल्कुल ऐसे के ऐसे लेकर नीचे शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से।
तो हमारी जो x लाइन है यानी ओरिजिन है, इससे नीचे का जो हिस्सा है यह बी देश के वाई वस्तु के निर्यात को बताएगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है थर्ड क्वाड्रेंट, ये बी देश के घरेलू उत्पादन और उपभोग को बता रहा है। इधर वाला जो हिस्सा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ए देश के एक्स के आयात को बताता है, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये बी देश के वाई वस्तु के निर्यात को बताता है। तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको दिखाया है, अच्छा नहीं बना देखने में, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से इरेज करती हूँ। अब फ्रेंड्स, इस डायग्राम में ये हमारा पुराना मूल बिंदु है और ये नया मूल बिंदु है। तो इनको मिलाने वाला ये जो कर्व है TICB, ये बी देश का ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है। इसको हमने बिल्कुल उसी प्रकार से निरूपित किया है जैसे हमने फर्स्ट चित्र में ए देश के लिए बनाया था। तो फ्रेंड्स, आशा है यह आपको समझ में आया होगा, और इसका जो विस्तृत विवरण है मैंने अगली स्लाइड में आपके लिए लिखा है। तो अगर आपको वर्बल यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में मैंने चित्र 2 का विस्तृत विवरण लिखा है। अगर आपको वर्बल समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्पादन ब्लॉक को यदि उदासीनता वक्र के साथ साथ खिसकाएं तो अब मूल बिंदु O से परिवर्तित होकर स्थानांतरित होकर O1 हो जाएगा, और बी देश का उत्पादन संभावना वक्र अब R1 बिंदु पर समुदाय अधिमान वक्र को स्पर्श कर रहा है। तो R1 नया संतुलन का बिंदु होगा जहां मांग उत्पादन के अनुरूप होगी, और मूल बिंदु O से O1 को मिलाने वाला जो कर्व है TICB, यह बी देश का व्यापार उदासीनता वक्र होगा, और यह भी पहले के जैसे ही ऋणात्मक ढलान वाला है। इसके प्रत्येक बिंदु पर व्यापार से बी देश को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। चूंकि समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर जो बी देश है वह उदासीन होगा। जैसे जैसे हम ऊंचे व्यापार उदासीनता वक्र पर जाएंगे, व्यापार से देश को अधिक कल्याण की प्राप्ति होगी। व्यापार उदासीनता वक्र के क्या क्या गुण हैं या इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये अब हम समझने की चेष्टा करते हैं। तो किसी भी देश के प्रत्येक समुदाय उदासीनता वक्र के अनुरूप एक व्यापार उदासीनता वक्र होता है। मैं पहले आपको जो फर्स्ट और सेकंड जो हमने डायग्राम चित्र समझा उसमें भी आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी कंट्री का जो कम्युनिटी इंडिफरेंस मैप है यानी समुदाय अधिमान मानचित्र है, तो उसमें हमने जितने भी समुदाय अधिमान वक्र बनाए हैं तो प्रत्येक समुदाय अधिमान वक्र के अनुरूप एक व्यापार अधिमान वक्र भी होता है। जैसे जैसे हम ऊंचे समुदाय अधिमान वक्र पर जाएंगे, हमारा जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है वो भी ऊंचा होता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे ट्रेड कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर आएंगे, हमारा ट्रेड इंडिफरेंस कर्व भी नीचे होता चला जाएगा। तो प्रत्येक समुदाय उदासीनता वक्र के अनुरूप हमारे मैप में एक व्यापार उदासीनता वक्र भी होता है। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम ऊंचे CIC यानी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे, वैसे ही उसके अनुरूप ऊंचा ऊंचा TIC यानी ट्रेड इंडिफरेंस कर्व भी होता चला जाएगा। और जब समुदाय वक्र उदासीनता वक्र नीचे जाएगा तो व्यापार उदासीनता वक्र भी नीचे आएगा। किसी भी बिंदु पर व्यापार उदासीनता वक्र का जो ढलान है वह इससे संबंधित उदासीनता वक्र के ढलान और इसी बिंदु पर उत्पादन संभावना वक्र के ढलान के बराबर होता है। हमने जो चित्र बनाए थे 1 और 2,
उसमें हमने आर बिंदु पर और R1 बिंदु पर साम्य की स्थिति दिखाई थी। तो आर बिंदु पर भी जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है उसका और उत्पादन संभावना वक्र और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उससे संबंधित जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है तीनों का ढलान एक समान होगा, यानी ओ बिंदु और आर बिंदु का ढलान एक समान होगा। इसी प्रकार से जब हमने प्रोडक्शन ब्लॉक को कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व IA1 के साथ साथ स्लाइड किया, खिसकाया, तो हमारा जो नया बिंदु था वो R1 बिंदु आ गया था। तो R1 बिंदु पर भी जो समुदाय अधिमान वक्र है उसका और उत्पादन संभावना वक्र तथा जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है तीनों का ढलान समान होगा, यानी कि जो O1 है उसका ढलान R1 के ढलान के समान होगा। यह चीज ध्यान रखने योग्य है। तो समुदाय उदासीनता वक्र जो है वो ऋणात्मक ढलान वाला होता है और उससे संबंधित जो व्यापार उदासीनता वक्र है उसका भी ढलान ऋणात्मक होगा। समुदाय उदासीनता वक्र यदि मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर है तो व्यापार उदासीनता वक्र भी मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है वो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के साथ साथ चलता है। उसकी जो आकार है, उसका जो ढलान है, वह अपने कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपने से संबंधित समुदाय अधिमान वक्र है उसके अनुरूप ही होता है। तो फ्रेंड्स, यह जो चीज़ है, यह जो तथ्य है, यह ध्यान देने योग्य है। जब हम व्यापार उदासीनता वक्र का निर्माण करते हैं तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, चित्र 1 तथा चित्र 2 में हमने यह चर्चा की कि किसी देश के उत्पादन संभावना वक्र तथा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की सहायता से उस देश का व्यापार अधिमान वक्र किस प्रकार से व्युत्पन्न या निरूपित किया जा सकता है। जेम्स मीड ने यह जो आर्थिक विश्लेषण का उपकरण विकसित किया, व्यापार अधिमान वक्र, इसका उपयोग मीड ने प्रस्ताव वक्र के निर्माण के लिए भी किया। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मार्शल तथा एजवर्थ के द्वारा विकसित ऑफर कर्व्स यानी प्रस्ताव वक्र पढ़े थे, जो कि उन्होंने स्थिर कीमतों के आधार पर निरूपित किए थे, जिसमें कि आंशिक साम्य संतुलन की विधि इस्तेमाल की गई थी, यानी कि अन्य बातें समान रहने की मान्यता ली गई थी। जेम्स मीड ने उत्पादन, उपभोग, व्यापार सभी क्षेत्रों में संतुलन होने की स्थिति में, यानी कि सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति में प्रस्ताव वक्रों का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, यह हमें बताया। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो टूल ऑफ एनालिसिस पढ़ा, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व यानी व्यापार अधिमान वक्र, यह स्वयं सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है या सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति को बताता है, क्योंकि इस कर्व का, इस वक्र का जो निरूपण है वह हमने उस स्थिति में किया है जबकि उत्पादन, उपभोग और व्यापार तीनों की स्थिति संतुलन की है, यानी एक देश में तीनों प्रकार के साम्य हैं और दोनों व्यापारिक देशों में साम्य या संतुलन की स्थिति है। तो इस ट्रेड इंडिफरेंस कर्व की सहायता से अब हम यह देखते हैं कि हम ऑफर कर्व यानी कि प्रस्ताव वक्र किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं। तो इस चित्र 3 में हम ए देश के प्रस्ताव वक्र का निरूपण करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चित्र में हमने ए देश का ट्रेड इंडिफरेंस कर्व जो मानचित्र है उसको दर्शाया है। ये जो मेरा कर्सर है इसके साथ साथ ये जो पर्पल कलर की आपको कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, TA1, TA2, TA3, TA4, 5 एंड TA6, ये जो पर्पल कलर के कर्व्स हैं यह ए देश के ट्रेड इंडिफरेंस कर्व मैप को बता रहे हैं। और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हर ट्रेड इंडिफरेंस कर्व एक कम्युनिटी इंडिफरेंस
कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से संबंधित होता है, जो कि हम पिछले चित्र में समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कलर की रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ओ से लेकर के PA1, OPA2, फिर OPA3, OPA4 और उसके बाद में ये रेड कलर की लाइन OPWP, ये सब कीमत रेखाएं हैं जो कि व्यापार में संभावित हो सकती हैं। तो ये सारी जो ग्रीन कलर की लाइन है और ये रेड कलर की लाइन है, यह आयात निर्यात में ए देश को ऑफर होने वाली संभावित कीमतें हैं। तो इन अलग अलग कीमतों पर ए देश कितनी वस्तुओं में आयात और निर्यात करना चाहेगा, कितनी मात्रा में आयात और निर्यात करना चाहेगा, यह निर्धारित होगा ट्रेड इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन के टेंजेंसी पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, जिस बिंदु पर व्यापार उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है, वह आयात और निर्यात के लिए ए देश का संतुलन बिंदु होगा। यानी कि इस बिंदु पर किसी संभावित कीमत पर जहाँ पे कि ट्रेड इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट कर रहा है, वह ए देश के लिए अनुकूलतम आयात निर्यात के बिंदु को दर्शाएगा। तो इस चित्र में अगर प्राइस लाइन है OPA1, तो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व ये वाला जो है TA2, ये इसको ए बिंदु पर टेंजेंट कर रहा है। जो ग्रीन कलर की लाइन है, यह इस पर्पल कलर के कर्व को ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो जो ए बिंदु है वह OPA1 प्राइस पर ए देश के व्यापार का अनुकूलतम बिंदु है। यदि ए देश को ऊंची प्राइस ऑफर होती है, यानी कि प्राइस अगर अब ऊंची हो गई OPA2, तो अब ऊंचा ट्रेड इंडिफरेंस कर्व TA3 प्राइस लाइन को बी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो बी बिंदु अनुकूलतम बिंदु होगा। इसी प्रकार से प्राइस यदि और ऊंची हो जाती है, तो नया यानी ऊंचा ट्रेड इंडिफरेंस कर्व TA4 सी बिंदु पर स्पर्श करेगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे ऊंचे हम कीमतें ऑफर होती हैं, ऊंचे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पर स्पर्श बिंदु आता चला जा रहा है। पहले ए बिंदु अनुकूलतम बिंदु था, फिर ऊंची कीमत OPA2 पर बी बिंदु, OPA3 पर सी बिंदु, OPA4 पर डी बिंदु और OPWP पर ई बिंदु अनुकूलतम बिंदु है। तो ओरिजिन से निकलने वाले ये जो सारे बिंदु हैं, इनको यदि ओरिजिन से निकलने वाले इस कर्व OA के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो ये जो कर्व बनेगा OA, यह ए देश का प्रस्ताव वक्र होगा। तो O से निकलने वाला ये जो मरून कलर का कर्व है OA, ये ए देश का प्रस्ताव वक्र है, जिसका निर्माण हमने व्यापार अधिमान वक्र और कीमत रेखाओं के स्पर्श बिंदु के द्वारा किया है। तो ई बिंदु पर, डी बिंदु पर, सी बिंदु पर, बी बिंदु पर और ए बिंदु पर विभिन्न संभावित कीमत रेखाएं अलग अलग समुदाय अधिमान वक्रों को स्पर्श कर रही हैं। तो जहां पर सर्वोच्च समुदाय अधिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करेगा, वही ए देश के लिए व्यापार का अनुकूलतम बिंदु होगा। तो इन सब अनुकूलतम बिंदुओं को मिलाने वाला जो पथ है, पाथ है, रास्ता है, ये लोकस है या कर्व है, इसको हम प्रस्ताव वक्र कहते हैं ए देश का। तो फ्रेंड्स, यही प्रस्ताव वक्र हमने मार्शल एजवर्थ के विश्लेषण में पढ़ा था आंशिक साम्य संतुलन की स्थिति में, और मीड ने इसको निरूपित किया है सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति में। आशा है ये आपको कर्व का जो विश्लेषण मैंने किया है, इसका विवरण बताया है, समझ में आया होगा। अन्यथा आप नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़कर स्वयं समझ सकते हैं। तो चित्र 3 में व्यापार अधिमान मानचित्र की सहायता से ए वक्र का प्रस्ताव वक्र निर्मित किया गया है। TA1 से TA5 ए देश के व्यापार अधिमान वक्र है।
फिर ये जो कीमत रेखाएं हैं PA1, PA2, 3, 4, 5 को ABCDE बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं और इन समस्त स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला जो कर्व है ए देश का प्रस्ताव। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से चित्र 3 में हमने ए देश के प्रस्ताव वक्र का निरूपण किया कीमत रेखाओं तथा ट्रेड इंडिफरेंस कर्व की सहायता से, उसी प्रकार से इस चित्र 4 में हमने बी देश के प्रस्ताव वक्र को निरूपित किया है। तो जेम्स मीड के अनुसार यह बी देश के लिए ट्रेड इंडिफरेंस कर्व मैप है। ये TB1, TB2, TB3, TB4 और TB5, TB6, ये जो हमने 6-7 जो पिंक कलर के, डार्क पिंक कलर के कर्व्स बनाए हैं, यह बी देश के व्यापार अधिमान वक्र हैं। जैसे जैसे हम जो सबसे पहला अधिमान वक्र है वो मूल बिंदु से निकल रहा है, फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा और हम ऊंचे समुदाय अधिमान वक्र पर उपभोग करने में सक्षम होंगे, तो उसके अनुरूप ही जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है वो भी ऊपर 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 होता चला जाएगा। तो ये सारे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व हैं जो कि हमने चित्र 1 और 2 में जिनका निरूपण पढ़ा कि जैसे जैसे समुदाय अधिमान वक्र ऊंचा हो रहा है, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व भी ऊंचे होते चले जा रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, OPB1, OPB2, OPB3, OPB4, OPB5, ये सब विभिन्न संभावित कीमत रेखाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बी देश प्राप्त कर सकता है। तो यदि बी देश को OPB1 प्राइस ऑफर होती है, तो इस प्राइस पर ये वाला जो व्यापार अधिमान वक्र है 2 नंबर का TB2, ये J बिंदु पर इसको स्पर्श कर रहा है, तो J बिंदु व्यापार का अनुकूलतम बिंदु होगा। इसी प्रकार से अगर प्राइस लाइन OPB2 हो जाती है तो H बिंदु पर TB3 व्यापार अधिमान वक्र इसको स्पर्श कर रहा है, तो जो अनुकूलतम बिंदु है वह H बिंदु होगा। इसी प्रकार से यदि प्राइस लाइन OPB3 होती है तो TB4 इसको G बिंदु पर स्पर्श करता है, तो G बिंदु व्यापार का अनुकूलतम बिंदु होगा। OPB4 प्राइस पर TB5 इसको F बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और OPB5 पर ट्रेड इंडिफरेंस कर्व नंबर 6 E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो विभिन्न कीमत रेखाएं हैं OPB1 से लेकर OPB15, इन अलग अलग कीमतों पर अलग अलग व्यापार उदासीनता वक्र TB1, 2, 3, 4, 5 और 6 J, H, G, F और E बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। तो ये सब बी देश के लिए व्यापार के अनुकूलतम बिंदु हैं। तो ओरिजिन से लेकर के J, H, G, F और E बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र है या जो लोकस है वह बी देश का प्रस्ताव वक्र है, जिसको कि हमने OB के द्वारा, इस ब्लू रेखा के द्वारा, इस ब्लू कर्व के द्वारा दर्शाया, जिसके साथ साथ मेरा कर्सर जा रहा है। यह बी देश का प्रस्ताव वक्र है क्योंकि यह बी देश के लिए व्यापार के अनुकूलतम संयोगों को मिलाने वाला पथ है। तो फ्रेंड्स, बी देश का जो प्रस्ताव वक्र है वह ट्रेड इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन की सहायता से किस प्रकार से व्युत्पन्न किया गया है ये मैंने आपको समझाया इस चित्र में, और अगली स्लाइड में इसका विस्तृत विवरण आपको पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, चित्र नंबर 4 संख्या में हमने बी देश का व्यापार अधिमान वक्र प्रदर्शित किया है। TB1 से TB6 बी देश के व्यापार अधिमान वक्र हैं और कीमत रेखाएं OPB1 से लेकर के और OPB5 तक हैं। J, H, G, F और E अनुकूलतम बिंदु हैं। इनको मिलाने वाला जो कर्व है वो बी देश का प्रस्ताव वक्र है। हमने चित्र संख्या 4 में और चित्र संख्या 3 में
ए और बी देश के प्रस्ताव वक्रों का निरूपण पढ़ा या यह पढ़ा कि उनको किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, ये जो चित्र संख्या 5 है, इसमें हमने चित्र संख्या 3 में और चित्र संख्या 4 में जो प्रस्ताव वक्र निर्मित किए थे, इन दोनों को हमने मिलाकर एक साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो OPA1 से लेकर के OPWP तक ये कीमत रेखाएं हैं, जो कि ए देश के लिए संभावित कीमत रेखाएं हैं, और ये मरून कलर का जो कर्व है ABCDE बिंदुओं को मिलाने वाला OA, ये ए देश का प्रस्ताव वक्र है। इसी प्रकार से जो हमने पिछले चित्र में पढ़ा था, OPB1 से लेकर के OPB2, 3, 4, 5 ये बी देश के लिए संभावित आयात निर्यात की कीमतें या व्यापार की शर्तें हैं, और JIHGFE इन बिंदुओं पर पड़ने वाले, इन कीमत रेखाओं पर पड़ने वाले अनुकूलतम बिंदु हैं, जिनको मिलाने वाला जो ब्लू कलर का वक्र है OB, वो बी देश का प्रस्ताव वक्र है। तो फ्रेंड्स, ई बिंदु पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो ई जो बिंदु है, इस पर व्यापार के लिए दोनों ही देश सहमत हैं। तो ई बिंदु से निकलने वाली जो रेड कलर की लाइन है, मूल बिंदु से निकल रही है OEPWP, यानी कि वर्ल्ड प्राइस लाइन। तो ये जो PWP लाइन है, ओ से निकलने के ई बिंदु से निकल रही है और PWP तक, यह अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा या व्यापार की शर्त होगी। तो फ्रेंड्स, जेम्स मीड ने JS मिल का जो प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत था, उसको सामान्य साम्य संतुलन के द्वारा प्रस्ताव वक्रों के रूप में निरूपित किया, और जो कि आगे चलकर आर्थिक विश्लेषण में बहुत सारे सिद्धांतों का आधार बनता है। तो ये चित्र, इसका भी विस्तृत विवरण आपको अगली स्लाइड में पढ़ने को मिलेगा। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चित्र 5 में OA ए देश का और OB बी देश का प्रस्ताव वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। तो ई बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है OPWP, वह अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा या व्यापार की शर्त रेखा होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में मीड के द्वारा निरूपित व्यापार अधिमान वक्र की अवधारणा को समझा, और फिर व्यापार अधिमान वक्र जो उपकरण है आर्थिक विश्लेषण का, उसका प्रयोग करते हुए सामान्य साम्य संतुलन की स्थिति में प्रस्ताव वक्र किस प्रकार से निर्मित किए जा सकते हैं, और उनके माध्यम से व्यापार की शर्तों का निरूपण किस प्रकार से होता है, इस पर विस्तार से चर्चा की। तो फ्रेंड्स, आशा है कि यह विश्लेषण आपको समझ में आया होगा, और यदि इसको आप और भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इन पुस्तकों की सहायता से आप इसको और विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। अगली वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम प्रस्ताव वक्र की लोच के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व क्या होती है और किस प्रकार से डिराइव की जा सकती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।